नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन निफ्टी अब भी 150 अंकों की भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 310 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं है। अब भी अगर आप देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर एनएसई पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, आईटी स्टॉक्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस करीब 3.25% की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। 18 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे भी आएंगे, लेकिन आईटी शेयरों ने आज पूरा का पूरा माहौल खराब किया है। टीसीएस, एचसीएल टेक में करीब 2.25% के आसपास की कमजोरी है। विप्रो में 3.25% के आसपास की कमजोरी है। तो यहां से बाजार पर दबाव आता हुआ दिख रहा है। 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए, आज निफ्टी, बैंक निफ्टी की चाल के अलावा जहां पर आपको कमजोरी दिखेगी वो है सरकारी बैंक, पीएनबी, बीओबी 2 से 3% नीचे ये कारोबार कर रहे हैं। आईटी शेयरों में गिरावट है। एलटीआई, मैंट्री, इन्फोसिस 3% तक टूटे हैं। लेकिन तेल और गैस शेयर में आज हम खरीदारी देख रहे हैं। ओएनजीसी का शेयर आज फिर से 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि ऊपरी इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। अब जो बढ़त है 1% के आसपास की रह गई है। आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। 2:35 पर, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शंस का चैंपियन, जहां पर एक ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड आपको बताएंगे। मार्केट एट 3, यानी कि बाजार खुलने के बाद कौन से शेयरों में एक्शन हो रहा है, इसका पूरा एक जायजा लेकर आएंगे हम 3 बजे। इसके अलावा डीलिंग रूम का हम हाल भी लेंगे। खबर गर्म है 3:05 पर, और 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स होंगे। 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच, जहां पर जो भी इवेंट्स बाजार को इंपैक्ट करते हैं उसका पूरा का पूरा एक विश्लेषण आपके लिए हम लेकर आते हैं 3:20 पर। लेकिन चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे और वायदा के आंकड़ों से जरा बाजार की सेहत को, बाजार की नब्ज को जरा टटोलते हैं। 138 अंक नीचे है निफ्टी, 22,100 के आसपास। सुबह 22,200 के आसपास टिकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहां से भी स्लिप करके अब यहां आ गया। निफ्टी अगले 1 घंटे यहां से बाजार की चाल किस साइड की होगी? क्या थोड़ी बहुत हम रिकवरी देखेंगे फिर से 22,200 की तरफ? हो सकती है, लेकिन वो बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा। अगर आज आप देखें तो कुल बैंक निफ्टी के अंदर आपको रिकवरी के थोड़े चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और अभी भी आप डाटा अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एज सच प्रॉब्लम नहीं है। सुबह हमने आपके सामने 2-3 पॉइंट्स रखे थे कि हमको क्या क्या चाहिए। पहला, आज के लो बनने के बाद वो लेवल्स ब्रेक होने नहीं चाहिए। आज के लो बनने के बाद वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। आप जाके चेक कर लीजिए, आज के जो इंट्राडे लो सुबह बने हैं उसके बाद वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। दूसरा, लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप में एचडीएफसी चाहिए, रिलायंस चाहिए। एचडीएफसी तो आ गया बट अभी रिलायंस नहीं आया, ठीक है। तो मैं एचडीएफसी की बदौलत ही बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट हमने आपको नोटिस कराया था, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है और कल की छुट्टी है, तो बाजार हो सकता है आज अपनी पोजीशंस को थोड़ा रोक दे। तो ये एक पॉइंट भी मार्केट के अंदर नोटिस हो रहा है। चौथा पॉइंट आपको नोटिस हमने ये कराया था कि बुरी खबरों को इग्नोर ना करें, अच्छी खबरों को माफ़ कीजिए इग्नोर ना करें। तो मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी जो आई पॉजिटिव लेकिन उसका इम्पैक्ट ना आए। जो बहुत नेगेटिव है उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। तो बाजार एक स्टेबल है। लास्ट का 1 घंटा बैंक निफ्टी के लिए बहुत वॉलेटाइल होगा। एक राउंड का प्रॉफिट ऑलरेडी हम सुबह भी आपको दिलवा चुके हैं। 165 की कॉल प्लस करवाई थी, यानी कि 47,300 वाली कॉल 165 रुपये में, और 275 तक गई थी वो, यानी कि 100 रुपया सिर्फ 5-10 मिनट में आ गए थे। अभी भी आप इसी कॉल को नोटिस करके रखेगा, 47,300 वाली कॉल। ये कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए। तो ये कॉल अगर चली तो ट्रस्ट में आज बहुत बढ़िया मूव देगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे दिल की बात क्या है, अगर थोड़ा सा भी डाटा पॉजिटिव हो जाए, ट्रस्ट में थोड़ा सा भी डाटा पॉजिटिव हो जाए, आज बैंक निफ्टी हरे निशान में भी बंद हो सकता है। आप सोचेंगे क्या क्या बात बोल रहा है, मैं 100% बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक। थोड़ा सा भी आज रिकवरी आ जाए, लास्ट में बाइंग आ गई, तो आज बैंक निफ्टी आपको हरे निशान में बंद करने की आज में कैपेसिटी रखता है। अगले 1 घंटे में 300 पॉइंट की रिकवरी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे मैं, ठीक। तो आप बस वेट एंड वॉच कीजिए। मेरा अपना मानना है कि बाजार आज के इंट्राडे लो को ब्रेक नहीं करेगा और थोड़ा
कवरिंग करवा सकता है लास्ट में, वो भी बैंक निफ्टी पे ज़्यादा मेरा फोकस है। इसके अलावा और कुछ भी मैं मार्केट में देख रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, वहाँ पे आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। ऑप्शन जो भी देख रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाइए, छोटे छोटे टारगेट लगाइए, आपके काम आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच करके आराम से आप आज ट्रेड करें। ठीक है, बाजार में आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और वेट एंड वॉच की सलाह है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं रुचित जैन, ध्वनि पटेल और राजेश पालविया। राजेश जी, ध्वनि जी, रुचित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। और चलिए सीधे शुरुआत करेंगे अब क्लोजिंग ट्रेड्स की। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए, बाजार का मूड तो थोड़ा सा खराब ही है, लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी है। आपके सौदे किस साइड के हैं? तेजी के ही है, भरोसा उसी पर है, या फिर एकादश शॉर्ट वाली रणनीति भी है आपके पास? तो देखिए, मार्केट ने जो डिप लिया है उसके बाद एक रिकवरी नीचे से बनी है, और जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है वहाँ पे बाय की सलाह देंगे। और जहाँ ऑलरेडी यहाँ पे एक करेक्शन था, वो स्टॉक्स में जहाँ पे रिवर्सल के साइन वापस बनते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे हमने फोकस किया। तो अभी तीन स्टॉक्स है वो तीनों बाइंग के हैं। पहला स्टॉक है लॉरस लैब का। पिछले 3-4 दिनों में एक गिरावट देखने को मिली स्टॉक में, और आज के सेशन में पिछले 3 दिन की जो गिरावट थी उसमें अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वापस आते हुए दिखा है। तो एक रिवर्सल के साइन वापस बनाते हुए दिख रहा है। लॉरेंस लैब हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। आज देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव डेरिवेटिव डेटा में बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है लॉरेंस लैब में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 460 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉप लॉस रखेंगे 437 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है GPIL, गोदावरी पावर। ये स्टॉक में देखें तो इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक एक रिकवरी के ट्रेंड में, और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, जो कि बना था फैब 2024 में। तो ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में, ये स्टॉक में एक पोटेंशियल है यहाँ से फर्दर तेजी को एक्सटेंड करने का। अपसाइड के टारगेट हम GPIL में एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 885 तक। स्टॉप लॉस होगा करीब 840 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो सीमेंट स्पेस से, और उसमें इंडिया सीमेंट हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में भी एक पिछले 3-4 दिन के करेक्शन के बाद अगर स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके स्टॉक में एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी। और अगर हम आज के सेशन में भी देखें तो बहुत सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है सीमेंट पैक यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इंडिया सीमेंट हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी 238 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 222 का। ठीक है, तो 3 के 3 तेजी के खिलाड़ी और लॉरस लैब, गोदावरी पावर और इंडिया सीमेंट, ये राजेश जी की तरफ से। ध्वनि जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? आप तेजी की साइड में हैं या फिर मंदी के भी कोई मौके खोजने चाहिए बाजार में? ध्वनि, आपको आवाज आ रही है? ध्वनि प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। ध्वनि प्लीज अनम्यूट कीजिए। ध्वनि की आवाज हम तक नहीं आ रही है। ध्वनि को फिर से जोड़ेंगे, लेकिन रुचित के पास चलते हैं। रुचित जी, आप अपने शेयर बता दीजिए, आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी। दो स्टॉक से खरीदारी की साइड है। सबसे पहला स्टॉक जो मेरा आज रहेगा वो संवर्धना मदरसन। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे जो मार्केट का लास्ट एक हफ्ते में करेक्शन आया है, उसमें ये स्टॉक मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में था, जहां पे मार्केट के साथ साथ प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ। उसमें अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को इंटेक्ट रखा, और आज ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो यहाँ पे मैं लग रहा है कि मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू रहेगा। 120 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 132 के टारगेट्स के लिए। और सेकंड पिक मेरी रहेगी पेट्रोनेट LNG में। इनफैक्ट काफी सारे ऑयल एंड गैस क्षेत्र के जो स्टॉक्स है उनमें हम क्लियर बहुत ही पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं। पेट्रोनेट LNG में 2 दिन पहले ही एक ब्रेकआउट आया है पिछले स्विंग हाइस का, उसके बाद फॉलोअप मूव भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। 300 के स्टॉप लॉस से ये भी खरीदारी करने की सलाह है 330 के टारगेट्स के लिए। ठीक है,
तो रुचित की तरफ से भी ये 2 शेयर पेट्रोनेट एलएनजी, आज हम देख रहे हैं कि गैस स्टॉक्स में ठीक मूव से, और उसको हम हाईलाइट भी कर रहे थे शुरुआती सत्र में कि आखिर सुबह के वक्त में बाजार खुलने से पहले किसी के रडार पर ये गैस वाले शेयर क्यों नहीं आए थे, लेकिन अब आ रहे हैं। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी 2% की तेजी है, लेकिन टारगेट बड़े हैं। 330 रुपये के टारगेट पेट्रोनेट एलएनजी के लिए हैं, यानी कि यहाँ से 19 रुपये ऊपर के। और दूसरा शेयर है संवर्धन मदरसन, 125 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी तो नहीं, बट फिर भी 5-7 रुपये की तेजी आपको यहाँ से मिल जाएगी। 120 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे ट्रेड करने की सलाह है। ध्वनि जी, आपके शेयर कौन से हैं? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे थोड़ी तकनीकी खराबी थी तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी तरफ से यहाँ पे 3 पिक्स रहेगी, तीनों ही बाय साइड के ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक मुझे यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है वो आईडीएफसी का है। आईडीएफसी अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक बुलिश साइड का मोमेंटम ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है, और आज का जो सत्र है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने 120 के पास एक अपना सपोर्ट लेवल कायम करा है और वहां से अपसाइड के मोमेंटम वापस दिखा रहा है। करंट लेवल से बाय कीजिए, 129 से 130 रुपए तक का इसके अंदर अपमूव देखने को मिल सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो 119 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चले। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो फर्टिलाइजर से है। चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो कल की सेशन के बाद आज हमें इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप इसको बाय कीजिए। 388 के बाद इसके अंदर 405 तक का अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। स्टॉप लॉस जो लेके चलना है तो 368 का। तीसरा स्टॉक यहाँ पे मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सीमेंट पैक से है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में यहाँ पे एक बाइंग आज देखने को मिल रही है, तो अंबुजा सीमेंट मुझे करंट लेवल से अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर आपको ऊपर की तरफ 650 के टारगेट्स के लिए इसको बाय करना है, नीचे 608 का स्टॉप लॉस रहेगा। चंबल, आईडीएफसी और अंबुजा सीमेंट। एक शेयर अंबुजा, ये सीमेंट वाला ध्वनि की रडार पर भी राजीव जी ने भी इंडिया सीमेंट को खरीदने की सलाह दी थी। अब एक काम करते हैं, अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीवी न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे सर आईटी शेयरों पर व्यू लेंगे। इन्फोसिस हम देख रहे हैं कि ये 3.5% नीचे है, निफ्टी का टॉप लूजर है। एक काम करते हैं, हमारे सहयोगी अनीशा जुड़ गई हैं। अनीशा से पहले ये समझ लेते हैं कि नतीजे जो 18 अप्रैल को आएंगे, बाजार बंद होने के बाद नतीजे कैसे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं। टीसीएस ने तो खैर अच्छे नतीजे पेश किए थे, बावजूद उसके हम शेयर में देख रहे हैं कि 2 दिनों से कमजोरी है, इसको भी समझेंगे आपसे। लेकिन एक बार इन्फोसिस का अनुमान अनीशा बता दीजिए, किस तरह के आंकड़े आएंगे और नजर कहां पर होगी नतीजों में। जी हाँ, इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो ये बता रहा है कि थोड़े वीक नंबर्स आने वाले हैं। रेंज काफ़ी वाइड है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का 1.5% डिक्लाइन से 0.5% ग्रोथ तक की बात हो रही है एनालिस्ट अनुमान में, बट लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी में। यूएस रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 0.2% डाउन रहेगा, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एबिट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20.7%, 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्लोज टू 6200 करोड़ आएगा। ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि पास थ्रू रेवेन्यू नहीं होते, थर्ड पार्टी रेवेन्यू नहीं होता, एंड जो टीसीएस ने भी हमें ये बोला है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड का अपटिक नहीं आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इन्फोसिस के नंबर में, एंड दैट्स व्हाई टॉप लाइन ग्रोथ वीक रहेगा। मार्जिन में बात करें तो एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट आएगा वेज हाइक का, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड Q3 में जो उन्होंने वन टाइम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट दिया था वो इस बार नहीं होगा, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंड जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मैक्सिमस ले रखा है, जिसमें वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पर आपकी बार। डील विन पाइपलाइन काफ़ी स्टेडी रहा है। इस क्वार्टर भी हम मान के चल रहे हैं $2 to $3 बिलियन के बीच में डील विन आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर विल बी दी FY25 गाइडेंस। वहाँ पे स्ट्रीट बोल रहा है मे बी 2.5 से 5.5% काइंड का ग्रोथ नंबर आ सकता है FY25 के लिए, और मार्जिन बैंड हो सकता है 20.5 से 22.5%। लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स, बट अभी फोकस काफ़ी कमेंट्री, डिमांड रिवाइवल, क्लाइंट बिहेवियर एज वेल एज लीडरशिप एग्जिट पे रहेगा फॉर इन्फोसिस इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, शुक्रिया अनीशा। तो वैसे अगर हम जनरली देखें तो Q4 जो होता है आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इन्फोसिस के केस में अगर बात करें 2 हिस्सों में अगर आप बांट लीजिए, मुनाफा थोड़ा ठीक आएगा,
मार्जिन हल्का सा इंप्रूवमेंट वहां पे आएगा, लेकिन आय और डॉलर आय ये कमज़ोर आने के आसार हैं इन्फोसिस में। और ये जो स्टॉक के प्राइसेस हैं ऑलरेडी इंडिकेट कर भी रहे हैं कि हाँ, कमज़ोर ही नतीजे आने की आशंका है। 3.5% नीचे। अविनाश जी, इन्फोसिस पर एक ज़रा व्यू दीजिए कि नतीजों से पहले क्या करना चाहिए। और टीसीएस में हम कमज़ोरी देख रहे हैं, मतलब पहले दिन हम लगा कि शायद ठीक है वहाँ से आज उभर जाएगा, लेकिन आज भी कमज़ोरी। प्रॉब्लम क्या चल रही है आईटी में आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में अभी भी जो यूएस मार्केट से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी भी जो हेडविंड्स है वहां पे कम नहीं हो गए हैं, और हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही क्लैरिटी आएगी। हालांकि देखिए यूएस इकोनॉमी अभी पिकअप हो चुकी है, तो अनुमान है कि सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में हमको लग रहा है कि ऑर्डर विंस क्लियरली ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और रही बात इन्फोसिस की, तो मुझे लग रहा है कि नंबर से ज्यादा जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी स्पेसिफिकली डॉलर गाइडेंस के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि एज इट इज मार्च का क्वार्टर ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होता नहीं है, बट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में किस प्रकार के ऑर्डर विंस मिले हैं, किस प्रकार के सिग्नल्स क्लाइंट्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी रिजल्ट्स के लिए वेट करना ही ठीक रहेगा, अभी खरीदने की जल्दबाजी न करे। और रही बात टीसीएस की, तो देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट ग्रोथ को लेके अभी भी थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। और जब तक ग्रोथ वापस आता नहीं है, मार्केट ऐसे स्टॉक्स को कोई बड़ा रीरेटिंग या कोई बड़ा पी मल्टीपल देगा नहीं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बेस बड़ा है और ग्रोथ अभी मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ही है। जब तक ग्रोथ डबल डिजिट नहीं आता है और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती नहीं है, ऑर्डर बिना आते नहीं है बड़े मात्रा में, तब तक ये ज्यादातर साइड में रहेंगे। के पास है वो टीसीएस होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि शायद अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी रिकवरी आएगी नहीं। पॉसिबली सितंबर के बाद आपको अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है। इस बार क्वार्टर से उम्मीद तो थी, लेकिन इस बार के क्वार्टर पे नंबर्स टीसीएस ने दिए ठीक, लेकिन मार्केट का रिएक्शन उतना ठीक नहीं है। तो अभी आप रुक जाएं, इन्फोसिस के नंबर्स का अनुमान भी और सलाह भी, दोनों चीज़ आपको मिली है और दोनों का यही है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं ऑप्शंस का चैंपियन के तौर पर। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए। नीलेश जी बताइए जरा ऑप्शंस का ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, केमिकल स्पेस में लगातार एक तरफा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और इसी स्पेस में आती इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 4% का फ्रेश हुआ इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आती इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए इस पर्टिकुलर मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है। 760 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 17 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अंडरलाइन इन इस पर्टिकुलर ऑप्शन में रखना होगा 13.5 का। पहला टारगेट 24 रुपए का, दूसरा टारगेट 28 रुपए का होगा। और इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 1000 का लॉट साइज है। इन टर्म ऑफ रुपीस लगभग 4000 के आसपास का रिस्क बनेगा, एंड अगर सेकंड टारगेट अचीव होता है तो 10,000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, डन। तो आरती इंडस्ट्रीज की 760 वाली कॉल आप कह रहे हैं कि इसको खरीदारी करके चलनी है 17-18 रुपये की रेंज में, और 13.5 का इसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य और स्टॉप लॉस मेरे को लगता है आपने गलत लिख दिया प्रोड्यूसर साहब। स्टॉप लॉस आएगा 13.5 रुपये का और लक्ष्य आएगा 24 से 28 रुपये का। प्लेन विलीना कॉल है, इसको ठीक कीजिए नहीं तो गलत छप के चला जाएगा। इसके ऊपर वापस से दिखा देंगे सर ठीक करके। 24 से 28 रुपये का टारगेट है, 13.5 का स्टॉप लॉस है, 17 से 18 रुपये में कॉल प्लस पड़नी है। आरती इंडस्ट्रीज़ की शेयर 2.5% ऊपर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मार्केट के अंदर एक वापस से झटका लग रहा है थोड़ा सा नीचे सेलिंग का, और ये सेलिंग थोड़ा सीवियर है। सीवियर इन द सेंस यानी कि एक तरफा ड्रैग करके फिर से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश है, और डेज लो पे कहीं बंद ना हो जाए। थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए, फिर देखते हैं क्या इसमें पोजीशनिंग बनती है। अलग अलग स्टॉक्स पे जब तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा तब तक आप भले मार्केट से भी दूर रहना चाहें तो दूर भी रह सकते हैं। थोड़ा सेटल डाउन होने की समय ज़रूरत है बाज़ार में। आगे बढ़ें, अब ज़रा कुछ एक और सौदे ज़रा चेक कर लेते हैं। ये अच्छा एक और शेयर भी मेरी लिस्ट में चल रहा है, गेल। सर गेल कितना और चल सकता है राजेश सर?
डिम्पी जी देखिए, ये सेगमेंट में ही एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। हमें लगता है गेल में जिस तरीके से एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, स्टॉक के डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम देखे तो स्टॉक एक कंटिन्यूस एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही यहाँ पे ट्रेंड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गेल में जब तक ये स्टॉक 198 200 के ऊपर बना हुआ है, पोजीशन तो लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। हो सकता है ये कंटिन्यूटी में स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें 215 218 तरफ भी आते हुए दिखे। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 198 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। एक प्राइस एक्शन वाले शेयर्स में आज नोटिसेबल शेयर इनफैक्ट दो हैं मेरे पास, पहले मैं एक एक करके पता कर लेता हूँ। एक तो है जी एंटरटेनमेंट, 4% ऊपर है, 147 का रेंज का कोई ब्रेकआउट नहीं है, रेंज के अंदर ही है, बट रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्ले मेरे को मिला है, वो है LIC हाउसिंग। एक बार जरा LIC हाउसिंग भी स्क्रीन पे दिखाइएगा, जी और LIC हाउसिंग दोनों दिखाइएगा। जी डेज हाई पे, बाजार डेज लो पे। एक LIC का शेयर और दिखाई, LIC हाउसिंग पे। धोनी एक बार जरा LIC हाउसिंग चेक करना, अब ये कितना और चल सकता है या वन डे मोमेंटम है ये? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे LIC हाउसिंग का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई है जहाँ पे 670 का लेवल जो है वो हम क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो अभी फिलहाल हम उसी रेंज के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी यह सलाह रहेगी कि 670 के पास एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अगर हम करंट सेशंस भी देख रहे हैं तो पिछले 6-7 सेशन में यही लेवल के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेश पोजीशन रिकमेंड नहीं करूंगी, बट इन्हीं पोजीशन को होल्ड करते हुए 670 पे अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, डन। तो ये भी एक ट्रेड आपके सामने और हमने रखवा दिया। एक शेयर मेरी लिस्ट में आज सुबह से और चल रहा है, जरा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो वीक काउंटर्स में से एक है वो है मेट्रोपॉलिसिस, करीब 5% नीचे, अनवाइंडिंग का प्रेशर था। एक बार जरा चेक करेंगे आप रुचित, ये कितना और नीचे जा सकता है मेट्रोपॉलिसिस? रिसेंटली ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था जब 1850 के ऊपर ये स्टॉक पिछले हफ्ते शुक्रवार को निकला था, लेकिन वो जस्ट एक दिन का मूव था और उसके अगले ही दिन वापस से स्टॉक में मोमेंटम नेगेटिव टर्न हो गया। सो आई थिंक ये फॉल्स ब्रेकआउट जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि वो ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप मूव नहीं था और वो कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। जो मेजर सपोर्ट स्टॉक में मूविंग एवरेज सपोर्ट आ रहा है वो 1650 1660 की रेंज में आ रहा है। सो आई थिंक नियर टर्म में और थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ रह सकता है स्टॉक में, 1650 1660 तक का डिप ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आ सकता है। ठीक है, और भी इसके अंदर गिरावट आ सकती है। ठीक है, कोई और रिकमेंडेशन आपकी तरफ से रुचित जो आपने नोटिस किया हो, हम नोटिस नहीं कर पा रहे हो शेयर? नहीं, संवर्धन मदरसन जो मैंने दिया था आई थिंक नो वो और पॉजिटिव मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पे आई थिंक नो ध्यान बनाए रख सकते हैं। ठीक है, एक दो शेयर मेरे को और पता करने हैं, जैसे HDFC बैंक आज हर निशान में है, 1500 के आसपास का चल रहा है। ये मार्केट को खराब तो नहीं करेगा ना राजेश सर? ये बना रहेगा? अगर ये फिक्स रहेगा तो एक ना एक दिन तो पुल बैक आएगा ही ना, आज नहीं तो कल। तो देखिए डिम्पी जी, एक मोमेंट स्टॉक में बना था वापस हायर साइड पे, स्टॉक में ऑलमोस्ट इसके 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वापस सप्लाई भी बना। स्टॉक 1550-60 के लेवल को क्रॉस कर पाया। बट अभी लगता है नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे 1485 1475 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहा तो यस, यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को हायर साइड पे अगेन 1530-40 की रेंज पे लेके जा सकता है। बट इसके लिए मेजर सप्लाई जोन जो है 1540 1550 की रेंज में, अगर वो क्रॉस करने में कामयाब होता है ये, तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। तो HDFC बैंक अभी टाइमिंग के लिए हमें लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये 1540 1550 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है। HDFC बैंक 1500 के रुपए के ऊपर जाकर ये फिलहाल कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन बाजार के लिए परसों का सत्र कल की छुट्टी के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अहम नतीजे भी आएंगे, जिसमें कि इन्फोसिस के अलावा बजाज ऑटो के भी नतीजे आएंगे। बजाज ऑटो पर भी हम समझेंगे कि अनुमान क्या है, कैसे नंबर्स आएंगे। सृष्टि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ होगी, वो है वोडाफोन आइडिया का FPO खुलेगा 18,000 करोड़ रुपए का, जो कि देश का सबसे बड़ा FPO होगा। 18 से लेकर 22 अप्रैल तक ये खुला रहेगा।
और ये खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में कई ग्लोबल फंड्स ने दिलचस्पी दिखाई है। कौन सी फंड्स हैं, पूरी खबर क्या है, इस पर जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? वोडाफोन आइडिया की 18,000 करोड़ रुपए की एफपीओ, जो कि भारत में अभी तक की सबसे बड़ी इस तरह की इक्विटी सेल है, उसमें कई दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशक पैसा डालने की तैयारी में हैं। सूत्रों ने 18 हाउस स्वदेश को बताया कि इनमें फिडेलिटी, जीक्यूजी पार्टनर्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नाम सुनने में आए हैं। और यह कंपनी ने जो उनकी एफपीओ है उससे पहले जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वह जुटा ली है। और यह इशू आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुली है और अप्रैल 18 से 22 तक सामान्य इन्वेस्टर्स, जिनमें पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं शामिल हैं, उनके लिए भी खुलेगी। अभी कल ही कंपनी के मैनेजमेंट ने ये मीडिया को बताया था कि कंपनी 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो रकम है जो ये एफपीओ से वे उठा रही है, उसकी वो 5G रोल आउट के लिए उपयोग करेगी। अभी इस एफपीओ के वजह से कुछ की शेयर होल्डर्स, जिनमें कि भारतीय सरकार भी है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो घट जाएगी और जो सरकार की शेयर होल्डिंग है वह अभी करीबन 33% है, वह घट के करीब 24% हो जाएगी। आदित्य बिरला के जो प्रमोटर कंपनियां हैं, जिनकी जो शेयर होल्डिंग अभी 18% है, वह भी घटकर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन 15% से ऊपर रहेगी, यह सूत्रों ने हमें बताया है। और वोडाफोन पीएलसी, जो कि यूके की कंपनी है, और उनकी 32% भागीदारी है, वह भी थोड़ी घट के कम हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े फंड्स हैं, एचडीएफसी एमएफ, फिडेलिटी, जीक्यूजी पार्टनर्स। डोमेस्टिक फंड्स की बात करें तो एचडीएफसी एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, ये तमाम इसमें पैसे लगाएंगे, एफपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। अविनाश जी, आज मैं शायद एक कोटक की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि यहाँ से वोडाफोन के लिए सिनेरियो थोड़े से पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस एफपीओ को? क्योंकि जो सरकार का ही जो बकाया है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, 5G का रोल आउट करना है, 5G के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आसपास ही रकम इसमें से अलग करेंगे। आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है वोडाफोन को लेकर सर? क्या इस एफपीओ में आप भी सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे या फिर ये दूर रहें इससे? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, इशू में बस तो बहुत है मार्केट में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफी बड़े इंटरनेशनल फंड्स, डोमेस्टिक फंड्स इसमें पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस भाव से डाउनसाइड बहुत कम है। आई थिंक यही एक व्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो हर क्वार्टर में ये कंपनी करीबन 3,000 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड कर रही है। और अभी जो पैसा ये रेस कर रही है वो ज्यादातर 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए है। कर्जा तो अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली हाई है। तो मेरे ख्याल से देखिए, लिस्टिंग गेन में कोई बड़ी उम्मीद रखना जरा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इक्विटी बेस और बढ़ जाएगा। अर्निंग्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अभी तो अर्निंग्स पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, इनके लिए मेरे ख्याल से कोई ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है, उनके लिए 10-11 रुपए में डाउन साइड काफी लिमिटेड है। उनके लिए अगर होपफुली चीजें इंप्रूव होती है, आरपूस बढ़ते हैं, कर्जा कम होता है, तो हो सकता है कि ये कम से कम 16-17 रुपए भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम लगेगा। लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है किसी को अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बेस भी काफी बड़ी बन जाएगी। तो आई वुड से दैट जिसको लंबा निवेश करना है, डेफिनेटली वन कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि खोने के लिए बहुत कम है और बढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स में कोई बड़ा फायरवर्क्स एक्सपेक्ट ना करें। शॉर्ट टर्म में बहुत उम्मीदें ना पा लिया आप वोडाफोन की पीओसी, लेकिन अगर आपको लंबी अवधि का प्ले रखना है 1.5 से 2 साल का, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कम से कम 3 प्लेयर इस इंडस्ट्री में रहें और कंपनी भी इंटेंट दिखा रही है फंड रेज करके, 5G की बातचीत करके, उसके चलते थोड़े से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है, डाउन साइड इसमें लिमिटेड है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मार्केट एट 3 और उसके बाद हम डीलिंग रूम का हाल भी जानेंगे,
खबर गर्म है सेगमेंट के जरिए। तीन बज चुके हैं, मार्केट तो खैर अभी किसी तरह का कोई खास रिकवरी के साइन दे नहीं रहा। 150 पॉइंट नीचे है निफ्टी और करीब 350 पॉइंट है बैंक निफ्टी। गौरव को अपने साथ जोड़ते हैं, मार्केट का एक्शन जो 3 बजे तक का है वो आपको बता देंगे। गौरव। जी हाँ, अगर हम मार्केट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डायनाकॉन सॉल्यूशन की, क्योंकि कंपनी को नाबार्ड की तरफ से 233 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। और इसके बाद अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट जो है वो आज के दिन में ही हिट किया है। अगली बात करते हैं स्टरलाइट टेक की, क्योंकि कंपनी ने QIP रेस किया था 1000 करोड़ का, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इस QIP में अगर हम बात करें तो खासियत ये रही है कि काफ़ी क्वालिफाइड अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, निप्पॉन लाइफ हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ऐसे काफ़ी बड़े प्लेयर्स का एक इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला। और इसके बाद अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टरलाइट टेक ने भी दिखाया है आज के दिन में। अगली बात करते हैं PNC इंफ्रा की, क्योंकि कंपनी को NHAI के साथ जो भी सेटलमेंट हुआ है फिलहाल में ही, उसके दौरान वन टाइम सेटलमेंट मिला है कंपनी को 117 करोड़ का। और इसके बाद अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील की, क्योंकि कंपनी को अलॉय व्हील सर्विसेज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है PV OEMs के साथ, जो कि पैसेंजर व्हीकल OEM कंपनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अलॉय व्हील काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि 28% जो है रेवेन्यू का वो अलॉय व्हील से आता है कंपनी का। और आगे जाके कंपनी ने ये भी गाइड किया था कि 60% से कैपेसिटी एक्सपांशन हो सकता है इस अलॉय व्हील के सेगमेंट में, जो कि 48 लाख व्हील पर एनम की कैपेसिटी तक जा सकता है। और इसीलिए स्टॉक में भी हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं क्रिसिल की, क्योंकि Q1 CY24 के नंबर्स अभी हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3% से अप दिखने को मिला था रेवेन्यू, बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें कहीं पे घटावट देखने को मिली थी। 5% डाउन है नेट प्रॉफिट। अगर हम YOY बेसिस पे अगर इसको कंपेयर करें तो EBITDA मार्जिन्स की भी अगर बात करें तो 26% पे थी, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर इसी साल लास्ट क्वार्टर इसी YOY की बात करें तो 28% पे था। तो इसकी वजह से स्टॉक में भी हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी। एक 2.5% का फॉल देखने को मिला है क्रिसिल में भी। तो आगे जाके ये स्टॉक्स पे काफ़ी नज़र बनाए रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपडेट भी आया है स्टॉक्स की तरफ से और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारा मार्केट सेट 3 का पूरा एक्शन आपके सामने यहाँ पे रखते हुए दिख रहे हैं। मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आपको पता होगा कल छुट्टी है, उसकी वजह से आज प्रीपोन्ड हुआ है ये सेशन। लेकिन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। ठीक है, देखते हैं अब जरा कुछ चेक करेंगे कुछ और शेयर्स आ जाते हैं जरा आज के लॉन्ग पोजीशंस पे, जहाँ भी आज तो मार्केट का मोमेंटम बन रहा है। एक ICICI GI दिखा, इस शेयर का जरा राजेश सर से पता करवाते हैं एक्चुअली चल कैसे रहा है। ये सिग्नल देता है बढ़त के बाद में उतना मोमेंटम तो आता नहीं इसमें। ICICI लोम्बार्ड के नाम से है यस यही वाली कंपनी। राजेश सर एक बार जरा चेक करना, डाटा इतना स्ट्रॉन्ग था लेकिन ये रिएक्शन तो आ नहीं रहा प्राइस का। तो डिम्पी जी अगर इसको देखें तो पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक टाइट रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हायर साइड पे जो इसके मेजर सप्लाई जोन बने हुए हैं करीब 1680 1690 के आसपास है, उसको क्रॉस करने में अभी तक ये कामयाब नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर है ये एक रेंज बाउंड ही अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए दायरा रहेगा स्टॉक का। जैसे ही 1680-90 के रेंज को ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा। देन फिर स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 1740 1750 की तरफ आते हुए दिखेंगे। डाउन साइड में जो एक सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का वो है करीब 1620 के आसपास। तो एक छोटी रेंज के लिए अभी ट्रेड करना है तो यहाँ पे डिप में थोड़ा बाय किया जा सकता है 1615 के आसपास, और पुल बैक में वापस 1660-80 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करें टाइम बिंग के लिए। जब 1680-90 के ऊपर क्रॉस करें तब वहां पे हमें लगता है कि एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है। देन एक अच्छी रैली बनते हुए दिख सकती है। ठीक है, ICICI लोम्बार्ड 1% ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके नतीजे भी कल आने वाला है, यानी कि 17 तारीख को ICICI लोम्बार्ड के नतीजे भी आ जाएंगे। नतीजों के लिहाज से भी नजर रहेगी। एक बार पतंजलि फूड्स का शेयर लेकर आइए आप स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं कि उसमें 4 से 5% की एक बढ़िया वाली तेजी दिख रही है और
खबर ये आ रही है कि GQG पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी जो है 4.5% के आसपास थी, उसको बढ़ाकर कर दिया है 11% पर। तो एक बड़ी उन्होंने हिस्सेदारी उसमें बढ़ाई है और अचानक से ये तेजी आई है पतंजलि फूड में। 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 1400 रुपये का भाव है। अविनाश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, GQG पार्टनर्स ने जहां जहां भी हाथ डाला, जहां जहां भी निवेश किया, हमने शेयरों में तेजी बनते हुए देखी है। साक्षात उदाहरण तो अडानी ग्रुप ही था। पतंजलि फूड, ये कंपनी आपको कैसी लग रही है और इस निवेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए पतंजलि फूड्स का जो बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अगले साल 1.5 साल में आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पतंजलि को ग्रोथ पोटेंशियल के लिए काफी बड़ा रनवे है। अभी हाल ही में पतंजलि ग्रुप थोड़ा सा कोर्ट केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनको लिया गया था क्योंकि इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में कोई खामियां फाइंड आउट की गई थी। लेकिन अगर हम बिजनेस को देखें तो मुझे लग रहा है कि बिजनेस तो काफी तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा HNIs, PMSs यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश है। तो हमको लग रहा है कि ये 1.5 साल का नजरिया कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस अभी भी सॉफ्ट है, तो इसका भी असर डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे आएगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई बात नहीं कि इसमें होल्ड करे। अगर थोड़ा सा गिरावट अगर मिलता है स्टॉक में तो खरीदने के और मौके बनेंगे, बट डेफिनेटली अगले साल 1.5 साल की आउटलुक काफी पॉजिटिव। पतंजलि फूड्स को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। राजेश जी, आपसे जरा HDFC AMC पर व्यू जानना चाहेंगे। शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, 2.5% ऊपर ये शेयर है। नतीजों से पहले का ये ट्रेड है क्या इसमें तेजी आप और बढ़ते हुए देख रहे हैं? AMC कंपनीज में एक मोमेंटम बना हुआ है। HDFC AMC उसमें से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है। हमें लगता है नैम इंडिया, आदित्य बिरला, AMC, ये स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम बना हुआ है। HDFC AMC का अगर हम सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। इवन अगर हम देखें तो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके डेटा बने आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी HDFC AMC में डेरिवेटिव डेटा में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, स्टॉक में जब तक ये 3650 के ऊपर बना हुआ है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू करते हुए दिखे टुवर्ड्स 3800 3850 की तरफ। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी है उनके लिए सलाह होगी कि 3690 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और हमें लगता है कि एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। ठीक है, HDFC AMC को लेकर ये व्यू, 2.25% ऊपर ये शेयर है। लेकिन गुरुवार को बजाज ऑटो के भी नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रहेंगे ये समझते हैं सृष्टि से, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करती है। सृष्टि, बजाज ऑटो नंबर्स कैसे आएंगे? इस बार ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद है बजाज ऑटो से, ना ही ज़्यादा अच्छे ना ही ज़्यादा खराब, क्योंकि मार्जिन जो है लगभग 19 से 20% के स्थिर आते हुए दिखेंगे। और ये तिमाही दर तिमाही या साल दर साल देखें तो इतने ही लेवल्स पे मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम से अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि अगर हम इनकी टोटल वॉल्यूम्स देखें तो वो साल दर साल लगभग 24% बढ़ी हैं, पर तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 11% का गिरावट हमने ज़रूर देखी है। डोमेस्टिक वॉल्यूम से खास तौर से सपोर्ट मिला है, एक्सपोर्ट्स में भी एक बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, पर डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में ज़्यादा अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली है। अगर नंबर्स की बात करें तो इनके आय हम उम्मीद करें कि 11,180 करोड़ के आसपास रहेगी। EBITDA मार्जिन 22,224 के आसपास रहने की उम्मीद है, और मार्जिन जैसा कि बताया 20% के आसपास आने का अनुमान लगा रहे हैं। और मुनाफे के फिगर में हम देखें तो 30% की साल दर साल बढ़त, पर तिमाही दर तिमाही 8% की गिरावट दिख सकती है कंपनी के नतीजों में, खास तौर से कंपनी के प्रॉफिट में। और इस बार हमारी उम्मीद है कि 1870 करोड़ जो है कंपनी का मुनाफा रह सकता है। इसके अलावा अगर हम फोकस करें तो खास तौर से रियलाइजेशंस, इनके पूरे पोर्टफोलियो में EV का मिक्स कितना है उस पर भी हमारी नज़र, और साथ ही आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि बजाज ऑटो की तरफ से फर्स्ट CNG बाइक लॉन्च होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ कमेंट्री आती है उस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। ठीक है, तो नतीजे ठीक ठाक ही आने की उम्मीद है बजाज ऑटो के। हालांकि नतीजे हम देखने की शेयर में 1% के आसपास ही कमजोरी है। अगर हम इस महीने की बात करें तो एक रेंज में ही रहा है बजाज ऑटो। रुचि जी, बजाज ऑटो जरा चेक करके बताइए किस तरह से इसमें ट्रेड सेटअप करना है अपना,
8,900 रुपए के आसपास तक के भाव हैं इसमें। ब्रॉडर ट्रेंड तो अभिषेक जी स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट आप विद इन द टू व्हीलर स्पेस अगर कंपेयर करेंगे पिछले कुछ दिनों में हीरो मोटो को देखिए, आइशर मोटर्स देखिए या इवन टीवीएस मोटर्स देखिए, तो सभी के कंपैरेटिवली में एक अच्छा स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने बताया है। अभी भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, मिनिमम जो 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट्स है वो 8,600 के आसपास प्लेस्ड है और वो अब तक ब्रेक नहीं हुए मार्केट्स के करेक्टिव फेज में भी। सो आई थिंक स्ट्रेंथ अभी भी है, कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। और 8600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मेरे हिसाब से जब ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक आगे चल के रिज्यूम कर सकता है। ठीक है। वॉलेटिलिटी चरम पे 300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पर है। HDFC बैंक हरे निशान में आ गया तो रिलायंस भी हरे निशान में आ गया और रिलायंस को देखा देखी आज कुछ हद तक लास्ट में जो ऑप्शंस गिरी पड़ी थी एकदम से स्पीड पर आई। एक बार जरा रिलायंस को आप दिखाएंगे इंट्राडे, काफ़ी स्मार्टली रिकवर करके आया है रिलायंस, एकदम से ऊपर आया है और ये 2930 पे आ गया। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है जिसको इसने पार किया है और अभी ये हरे निशान में आके क्लोज भी कर रहा है। तो साइंस तो अच्छे हैं बाज़ार के ना गिरने के, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि आप एग्रेसिवली आके उतर जाओ। थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा मतलब डल सा मार्केट है और कन्फ्यूजन वाला मार्केट है। चलोगे ना लेने के लिए तो ऐसा लगेगा कि अभी टूट जाएंगे और टूटता भी है, और अगर आप छोड़ोगे ना कि चलो ठीक है बेच के कमा लेते हैं तो वापस चलने लग जाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मार्केट है, थोड़ा दूर रहे, खासकर ऑप्शंस वालों को तो उतार चढ़ाव, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ें, एक दो शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ या वीकनेस बनती हुई दिख रही है। एक शेयर लिस्ट में हो रहा है HUL, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि मानसून की रिपोर्ट आने के बाद ये सब के सब शेयर री रेट हो सकते हैं वापस से। अविनाश सर, ये जो इतने भी कंजम्पशन वाले शेयर हैं इन सबको री रेटिंग दी जा सकती है क्या स्काईमेट और IMD की रिपोर्ट आने के बाद? बिल्कुल, देखिए कंजम्पशन रिलेटेड जो डिमांड है स्पेसिफिकली रूरल इंडिया से जो आती है वहां से तो डिम्पी मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने का काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। मैं समझता हूं कि कंजम्पशन में जो ब्रांडेड कंपनीज है जैसे डाबर है, ब्रिटानिया है, लीवर है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ होपफुली अच्छा मानसून आता है तो सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में देखने को मिलेगा। और मार्केट भी यही मान के चल रही है कि साल डेढ़ साल के खराब परफॉर्मेंस के बाद इस साल अगर मानसून उम्मीद से बेहतर आता है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप होता है तो इस इंडस्ट्री को काफी मदद मिलेगी। दूसरे सेक्टर्स डिम्पी जो ऑफकोर्स कंजम्पशन से भी नॉन रिलेटेड है, वो बेसिकली टू व्हीलर सेक्टर है। जब हमने अभी बजाज ऑटो की बात की, मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर मार्केट और जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रूरल पॉकेट अगर खुलता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा कॉल होगा, लेकिन अभी अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अभी भी काफी कंफर्ट जोन में, और हो सकता है अगले 6-12 महीने में अच्छी खासी कमाई इन लेवल से भी हो सकती है, क्योंकि जून के बाद इलेक्शंस आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी तो काफी बड़े नए प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए जाएंगे रूरल मार्केट्स के लिए, तो उसका भी असर डिमांड पे पॉजिटिवली प्ले करेगा। एक बार HDFC में वापस से नोटिस कराया तो परसेंटेज में वो 1% ऊपर है, बाकायदा डेज हाई के आसपास ये इस समय आके कामकाज कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग है कि बड़ा लीडर मार्केट के अंदर आज आया बैंक्स ने संभालने के लिए, और आज वो आपको डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। आज दिन भले बाजार का इंडाइसिस के तौर पर अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ पैचेस के तौर पर ठीक है। कल तो एक ही तरफा हो गया था, कल तो मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया, किसी भी लेवल पे मौका नहीं दिया, और 22,300 को ऐसे ब्रेक किया बिल्कुल मक्खन की तरह साफ, और नीचे बंद किया 48,000 के भी नीचे जाके बंद किया बैंक निफ्टी को। बट आज थोड़ा थोड़ा पैचेस के अंदर रोकने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा वैसा वाला इफेक्ट भी है कि आप बहुत तेज़ गिरा देते हो तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा अभी तक ऐसा ना ही कोई कन्विक्शन वाला कोई ट्रेड दिख रहा है, ना ही कोई बात हो रही है। आते हैं, चलिए कुछ और ट्रेड चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस और बनती हुई दिख रही हैं। एक और शेयर, अच्छा एक इस बीच में आपको बता देता हूँ, जी एंटरटेनमेंट ने 4%, एक्साइड, ये एक्साइड और कितना चलेगा रोचित, कितनी बढ़त आ सकती है एक्साइड के अंदर? और मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग है, आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो प्राइस अप मूव ये 320-330 से स्टार्ट हुआ है, उसमें वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। जनरली ऑल टाइम हाई पे जब आते हैं तो हम प्रीवियस करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स निकालते हैं जो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए काम आता है। और जो पिछला करेक्शन था थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, उसके रिट्रेसमेंट्स लेवल्स 484-485 के आसपास आ रहा है। तो एकदम शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से 485 तक के अराउंड के लेवल्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए।
जो 40% पूरे साल में न दे, अगर एक हफ्ते के अंदर दे रहे तो फिर कुछ कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता कि इसमें निकले कैसे और इसमें बने कैसे रहें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जिन्होंने भी ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की है, इस 40% का पूरा गेन नहीं उठा पाए होंगे। हो सकता कोई 10% पे निकले, हो सकता कोई 15, कोई 18 पे निकले हों। तो कन्विक्शन बनाए रखना भी मार्केट के अंदर अपने आप में एक एक्सरसाइज, एक चैलेंज और एक कला है। ये ऐसे नहीं आ जाएगी आपके पास, इसमें थोड़ा समय भी देना हो। कई बार एक कन्विक्शन कई बार बैकफायर भी मार देती है, बट फिर भी ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी आपका गेन हुआ है, रुचित ने मोटा मोटी आपको गाइड कर दिया। ये जो 40% एक हफ्ते में चला, इसके पीछे की वजह क्या है, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं। वो थोड़ा आउटलुक वगैरह भी आपको जानकारी भी देंगे इसके रिगार्डिंग भी। सृष्टि बताएं जरा आप। जी हाँ, ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है एक्साइड के शेयर में, और ना ही सिर्फ ये, दूसरी स्पेस से रिलेटेड कंपनी अमारा राजा, वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त रनअप है। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि Hyundai और Kia ने एक्साइड के साथ करार किया था कि अब लोकलाइजेशन को लेकर भारत में एक्साइड ये दोनों ही कंपनीज़ के लिए EV बैटरीज बनाएगी। और ये एक बेहद बहुत बड़ा पॉजिटिव है एक्साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ये हालांकि कुछ समय में हम ये देखेंगे कि ऑर्डर जो है वो होते हुए दिख रहा है, पर ये दरवाजे खोल देता है एक्साइड के लिए कि आने वाले समय में, क्योंकि ईवीज़ की डिमांड बहुत अच्छे से ऊपर जाने की उम्मीद है, खास तौर से भारत के मार्केट में। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे जो है पूरा काम किया है, उसको लेके वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, ऐसे में OEMs का भरोसा रहेगा। तो Hyundai और Kia ने ये शुरुआत की है, एक्साइड को अपना पार्टनर चुना है। और अब हम जानते हैं कि दोनों ही कंपनीज, एक्साइड और अमारा राजा, कई समय से जो है अपनी EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में निवेश कर रही हैं। पर जी हाँ, इन दोनों में रेस में कौन पहला आ रहा है, तो वो एक्साइड है, क्योंकि इनकी बैटरी जो है मार्केट में पहले आती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ अब ग्लोबल OEMs ने इनकी जो फैसिलिटी है, इनका जो प्रोडक्ट है, उसको टेस्ट किया है और ऑर्डर भी दे दिया है। इसके अलावा कुछ देखें तो ब्रोकरेजेस भी लगातार इस पे पॉजिटिव हो रहे हैं, वो भी यही हाईलाइट कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको लेकर ये दोनों ही कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। एक्साइड खास तौर से लगभग 4 बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने पिछले एक हफ्ते में अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। सबके जो टारगेट्स हैं वो 470 से 490 के बीच में आ रहे हैं, और सभी की इस पे खरीदारी की राय है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक्साइड और अमारा राजा दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक री रेटिंग होती हुई दिखी है। ठीक है, दोनों री रेटिंग कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी 40% ऊपर आ भी चुके हैं। नहीं भी होते तो परसेंटेज से बन जाते, कोई रिपोर्ट नहीं भी आती तब भी रिपोर्ट को आना ही पड़ता इस सब चीज़ों पे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। तो नतीजों की शुरुआत हो चुकी है, TCS नतीजे जारी कर दी हैं। नजरें हैं अब इन्फोसिस पर, बजाज ऑटो पर, जो कि आएंगे परसों। लेकिन कल जिन नतीजों पर नजर होगी उसमें से टाटा कम्युनिकेशंस के भी नतीजे आएंगे, और उसका अनुमान भी आपके सामने हम रख देते हैं। आय में करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त की उम्मीद है। 5,633 करोड़ से बढ़कर 5,722 करोड़ रुपए पर आय आएगी। अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें करीब करीब 1% के आसपास की कमी आएगी। 1125 करोड़ रुपए आएगा 1134 करोड़ रुपए के मुकाबले। ये एबिडा के आंकड़े यानी कि कामकाजी मुनाफे की। और मार्जिन में हल्का सा प्रेशर हम देखेंगे, 20.1% के मुकाबले 19.7% यह आएगा आंकड़ा इसका मार्जिन का। तो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हम देखेंगे टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजों में। नतीजों से पहले जरा शेयर को चेक कर लेते हैं, कोई ट्रेड बना तो वो भी समझ लेते हैं। और रुचित, आप जरा देखिए टाटा कम्युनिकेशंस, कोई ट्रेड बनता है आपके हिसाब से? नहीं अभिषेक जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश ट्रेड अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल एक करेक्टिव फेज में है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऑलरेडी हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस के भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, और बाय के ट्रेड्स के सेटअप पर स्टॉक में है नहीं। तो मेरे ख्याल से कोई अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हो तो उनके लिए 1800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट पोजिशनल सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो फिलहाल कोई फ्रेश ट्रेड सेटअप नहीं है, बट मेजर सपोर्ट के आसपास अगर आता है 1800 के आसपास नियर फ्यूचर में, तो वहां पे ये स्टॉक को जरूर कुछ काउंटर ट्रेड्स के लिए रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशंस पर ये व्यू है। ध्वनि पीएनबी आप जरा चेक कीजिए। पीएनबी हम देख रहे हैं कि बाजार के साथ ही ये शेयर गिरा है, लगातार 3 सत्र में कमजोरी है और 128 रुपए के आसपास है। फिलहाल ये दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। पीएनबी में ये गिरावट क्या मौका है, या फिर आपको लगता है कि शेयर अभी और फिसलेगा?
यहाँ पे पीएनबी का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बुलिश साइड का ही मोमेंटम बना हुआ है। आज की सेशन में अभी फिलहाल हम 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे एक सपोर्ट ले रहे हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो फ्रेश बाइंग आपको 122 के लेवल्स के पास यहाँ पे फ्रेश बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 118 का मेंटेन करना होगा। अभी फिलहाल के लिए इसको वेट एंड वॉच कीजिए, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही स्टॉक को यहाँ पे गिवन दी बुलिश ट्रेंड इसको ट्रेड करना चाहिए। अगले 8 मिनट के बाद डेरिवेटिव एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरीज कट जाएंगी। एक दिन की छुट्टी है, फिर निफ्टी की कटेंगे 18 तारीख को, तो दोनों में ना डाइवर्जेंस भी है आज आप देखोगे तो। हालांकि मैं आपको ऑप्शंस दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इश्यूज है हमारा, नहीं तो मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। उसके अंदर आजकल क्या है ना, बहुत सारे लोग अब ऑप्शंस में ही काम करते हैं, उनको कैश में काम ही नहीं करना। और अब ये बैंक निफ्टी की रिकवरी देख पा रहे हो, अगर आप सिर्फ 20-25 मिनट थोड़े से डाटा को और पॉजिटिव रखो ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि शूट करके ऊपर भी आ जाए 200 पॉइंट और, यानी कि सारी की सारी आज की गिरावट ख़त्म हो जाए। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब हमने करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट के नुकसान के साथ की थी। अभी देखो 250 पॉइंट है, लेकिन अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं, बिकॉज ऑफ निफ्टी की वजह से प्रॉब्लम है कुछ। थोड़ा सा भी मोमेंटम आ जाए ना तो ये उड़ाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से डिप है, पहले से टूटा हुआ है। एक छोटा पुल बैक होगा, बट पुल बैक होगा। इस 47,300 दिखाओ, अगर दिखा ही रहे हो 16 अप्रैल वाली, तो 47,500 नहीं है, 47,300 वाली कॉल दिखाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा आपको एग्रेशन दिखेगा। खैर एनी हाउ, अभी वो 6-7 मिनट में तो एक्सपायरी हो जाएंगी। 16 तारीख वाली जितनी भी कॉल्स हैं सबके सब ये एक्सपायर हुई। ये 66% जो आप माइनस देख पा रहे हो ना, इसका जितनी कैपेसिटी है कि अभी तो इसका रेट भी ठीक नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जब भी होगा आगे आगे आपके सामने रखेंगे। एक दो शेयर और चेक करवा देते हैं ज़रा, जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम ठीक बन रहा है या शॉर्ट कवरिंग है। कमिंस इंडिया देखें एक बार ज़रा, 7% का बिल्डअप। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, जैसे ये दिखाई है ना, ऐसे कमिंस इंडिया के दिखाना। धोनी आप इस शेयर को ज़रा चेक करना, कमिंस इंडिया को। जी बिल्कुल डिम्पी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डेटा देख रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप यहाँ पे पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है, एडिशन होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। इसके जो यहाँ पे ऑप्शंस भी है वो सजेस्ट करते हैं कि ऊपर की तरफ हमें फर्दर बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। 3300 की रेंज में भी यहाँ पे कॉल बाइंग काफी अच्छी हो चुकी है, तो 3300 के टारगेट के साथ आप इसको पोजिशनली बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा, तो जब तक स्टॉक यहाँ पे 3080 के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे ये फर्दर बाइंग मोमेंटम है वो बना रहेगा। तो 3080 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करें। ठीक है, डन। इसके अलावा एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंटम के अंदर। अच्छा, रिलायंस को BTST करना है क्या रुचित? एक बार जरा चेक करके बताएंगे, BTST रिलायंस करें क्या? यस किए जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में 2890 2900 जो सपोर्ट है वो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल, अगर कुछ भी पॉजिटिविटी मार्केट्स में आती है तो मेरे हिसाब से रिलायंस की फिर से लीडरशिप हो सकती है, क्योंकि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करेक्टिव फेज के टाइम पे ये स्टॉक ने बताया जहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं रहा है। तो 2890 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक को खरीदारी करके जा सकता है, और 2990 3000 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 2980 3000 रुपए के टारगेट रिलायंस के लिए। राजेश जी फटाफट आप अपने भी BTST ट्रेड बता दीजिए सर, आपका कन्विक्शन कहां पर है? तो यूबीएल पे नजर है। यूबीएल में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है पिछले 3-4 सेशन से, और स्टॉक अपने एक कंजेशन जोन के बाहर निकलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यूबीएल यूनाइटेड ब्रीवरीज पे यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1890 1900 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1838 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नैम इंडिया, निपॉन एसेट मैनेजमेंट। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है डेली चार्ट पे, और अगर हम देखें तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नैम इंडिया पे हमारा व्यू बुलिश है, और हमें लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो आना चाहिए इसका 565 से 570 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 540 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एजिस केम, या जिसको हम बोले एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा। स्टॉक ने अपने फरवरी के स्विंग हाई को कंफर्टेबली ब्रेकआउट
करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक में हमें नेक्स्ट टारगेट जो लगते हैं वो 545 से लेके 555 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 520 रुपए के आसपास। यूबीएल, निप्पॉन लाइफ यानी कि नेम इंडिया और एजिस लॉजिस्टिक्स शुरू से ही हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही बहुत शानदार तेजी है इस शेयर में। ध्वनि, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स फटाफट बताइए, समय थोड़ा सा कम है आज। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से एक ही बीटीएसटी ट्रेड रहेगा यहाँ पे। मेरी तरफ से स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो उषा मार्ट का है। ओवरऑल यहाँ पे अगर चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आज की जो कैंडल क्लोज हम देख रहे हैं वो काफी एक स्ट्रॉन्ग ऑन द अपसाइड है। 380 के टारगेट के लिए इसको बाय कीजिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ। 330 का स्टॉप लॉस उषा मार्टिन के लिए। रुचित, आपके रडार पर कोई और शेयर है बीटीएसटी के लिए रिलायंस के अलावा? टाइटन आई थिंक एक काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो टाइटन में बीटीएसटी किए जा सकते हैं। यहाँ पे 3600 के स्टॉप लॉस के साथ लेके जाइए 3720 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। सिर्फ 200 पॉइंट से कम की गिरावट रह गई है बैंक निफ्टी पे। इसलिए मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अगर आज थोड़ा सा समय और होता तो ये हरे निशान में भी ले आता अपने आप को। बट फिर भी कोई बात नहीं, आपको एक अच्छा साइन पता है क्या देख के जा रहा है? ये अच्छा साइन ये देख के जा रहा है कि शायद हो सकता है अपने लोज को प्रोटेक्ट कर दे। जो अभी के लोज बने हैं इसमें से एक छोटा सा पुल बैक आ जाए। देखो आज का मैं एक चीज़ आपको नोटिस कराता हूँ, 1 ही मिनट रह गया खैर बंद होने में भी। 22,080 का आज का लो लगा है। सेम बैंक निफ्टी का भी आप चेक करेंगे तो 47,300 का लगा है। सुबह हमने यही आपको 2 स्टॉप लॉसेस की रेंज दी थी कि 47,300 और दूसरा 22,000 का इंपॉर्टेंट निफ्टी का। दोनों उसने अपने लोस को बचा के आज ऊपर बंद किया है। और कल का सेशन आप जस्ट याद करो 24 घंटे पहले कि दोनों के सपोर्ट से नीचे बंद हुआ था, 22,300 और 48,000 के नीचे। तो आज यही रिवर्सल है, यही सिर्फ सिल्वर लाइनिंग है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि कल आपने बंद कैसे कर रहे हो और आज बंद कैसे कर रहे हो। बस इतना ही पॉइंट है नोटिस करने का। इसके अलावा चर्निंग तो अभी हो ही रही है, ना ही कोर स्ट्रेंथ है, ना ही कोई भयंकर वाला डाटा भी मार्केट के अंदर बना हुआ है जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि हाँ भी अभी सब कुछ वैसे ही है, वैसे ही कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। खैर एनी हाउ, आज की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है। मेरे को आज मार्केट से किसी तरह का कोई भी गिला शिकवा नहीं रहा। आज बाज़ार ने जो अपने आप से काम करके दिखाया ये बहुत बेहतरीन करके दिखाया, अलग अलग पैचेस में दिया। आज लीडरशिप आई मार्केट के अंदर जो मेरे को कंसर्न था। आज बुरी खबरों का दौर ख़त्म हुआ। आज सर्किट लगने वाले शेयर पे वापस अपर सर्किट के खुलने के बाद भी काम हुआ। उसका बेस्ट एग्जांपल एक्साइड है। 10% लगा हुआ था अभी कार्यक्रम की शुरुआत में, अभी वो बंद हुआ है 13% के ऊपर जाके, यानी कि 10% के सर्किट को एफ एंड वाले शेयर को फिर खोला गया और जबकि ये 40% चला हुआ शेयर है। तो इसका मतलब ये जो एग्रेशन है, जो लिक्विडिटी है वो चेज कर गई। लास्ट में आप एडवांस डिक्लाइन चेक कर लो, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखेगा 1500 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं जबकि 500 शेयर हैं। आज सुबह के फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में था। सो देयर आर मल्टीपल थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार में कल और आज में फ़र्क कर रही हैं। क्या कल और आज के जो पॉइंट्स में फ़र्क आया, क्या इसी के बदौलत हमको एग्रेशन से कूद जाना चाहिए बाज़ार में? उसका जवाब है ना, नहीं है उसका जवाब। अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा और पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक चर्निंग है और थोड़ा ओवरसोल्ड का रिएक्शन है। बस अभी थोड़ा और पक्के होने की ज़रूरत है, फिर देखते हैं क्या होगा। कुल मिला के कल और आज में कम से कम आप 30-40% का फ़र्क ज़रूर मान लीजिएगा कल की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड हैप्पी वीकेंड। रामनवमी की एडवांस में आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाई हमारी तरफ से। ध्वनि, आपको भी रामनवमी की बहुत बधाई और शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला। रुचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला और रामनवमी की आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो कल बाज़ार की छुट्टी है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी अब बृहस्पतिवार को सुबह और शाम दोनों, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग हम आपके सामने रहेंगे। नमस्कार।